हेलो बच्चों, चलिए आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामांकन। हमने पिछली वीडियो में क्लास 11th की IUPAC नामांकन पढ़े थे एल्केनों के लिए, जो कि है अध्याय 12। ठीक है, तो आज हमारा जो IUPAC नामांकन का जो मेन रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने ऐसा देखी हूँ कि हम नियम तो पूरे पढ़ लेते हैं लेकिन वो नियम बच्चे याद नहीं रख पाते। वास्तव में हमको IUPAC के नियम याद रखने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें IUPAC नामांकन बनना चाहिए, है ना। नियम कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि कुछ यौगिक दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसका आप नामांकन कीजिए, जिसमें कक्षा 11 में 11वीं क्लास में तो ये कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन केवल 5 यौगिक दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसका IUPAC नामांकन कीजिए, या फिर नाम दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसकी संरचना सूत्र बनाइए। ठीक है, तो आज हम इसका विशेष रूप से जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए ही आज का सेशन है। तो हम देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं पिछली बातों को याद करा देती हूँ आपको कि हम लोग जो कार्बन की एक लंबी शाखा का चयन करते थे और उसे हम बोलते थे रूट वर्ड। हम क्या बोलते थे उसको? रूट वर्ड, है ना। यानी इससे ये पता चलता था कि इस यौगिक में कितने कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक, और उसके बाद यदि आपको याद होगा तो हम लोग एल्केन पढ़ रहे थे तो हम एन सफिक्स लगाते थे आखिरी में। इससे ये पता चलता था कि जो यौगिक है वो किसका है, यानी वो देखा जाए तो वो एक गुण प्रदर्शित करता है कि हाँ भाई एन लगा है, यानी इसके सारे कार्बन सैचुरेटेड होंगे, संतृप्त होंगे। तो हम उसके बाद क्या लगा देते हैं? सफिक्स लगा देते हैं। और जो हमने अब ब्रांच वाले भी पढ़ लिए थे, तो जो हम ब्रांच, जो भी साइड ब्रांच या पार्श्व श्रृंखला है ना, या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं, आपके बुक में जो लिखा है आप तीनों चारों नाम देख लीजिए, तो प्रतिस्थापी भी बोलते हैं ना, तो उसको हम प्रीफिक्स तो मतलब ये आपका एक ढांचा है। ठीक है, ये आपका एक ढांचा है और इस ढांचे के ऊपर ही हमारा पूरा IUPAC का आज फोकस रहेगा। आप इसको कर लीजिए। जैसे अब मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, मूल शब्द, रूट वर्ड, मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द यानी वही मीथेन, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे प्रीफिक्स, ये पूर्व लग्न, या इसी को हम उपसर्ग, जो पहले लगता है उपसर्ग, और उसके बाद सफिक्स यानी जो पीछे लगता है, हम जिसको प्रत्यय बोलते हैं, या इसी को हम कहते हैं अनुलग्न। वास्तव में बच्चों, जो आपका इस बार का जो NCERT की बुक है उसमें थोड़े से शब्द हमें क्लिष्ट लगते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश भी याद रखना चाहिए और हिंदी भी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जिसको हम कहेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यानी कि आबंध, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या इसी को हम आबंध रेखा संरचना कहते हैं। हम इसी को कहते हैं आबंध रेखा संरचना। ये संरचनाएं हम किस तरह से लिखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, कार्बनिक यौगिक में, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है ना। तो अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में हम देखते हैं एक आध उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से,
ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम ये माने कि जहाँ पर भी ये एंड छोर यहाँ पर यानी जहाँ भी दो रेखाओं का क्रॉस हुआ है या फिर एंड जो है वहाँ पर एक एक कार्बन है। यानी ये किस तरह से संरचना होगी मैं आपको बता रही हूँ। एक कार्बन होगा, फिर यहाँ एक कार्बन होगा, फिर यहाँ एक कार्बन होगा। देखिए एक कार्बन 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 कार्बन, फिर हम ऐसे कर लें कार्बन, है ना, यहाँ एक कार्बन आए, फिर एक यहाँ, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन और लास्ट में ये कार्बन। ये इस तरह से होती है। तो दिखाई हमको ऐसा देता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को लेते हुए ही IUPAC पढ़ेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा एक और लाइन आ जाए, ठीक, ऐसा एक और लाइन आ जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक और कार्बन है। ठीक है। तो अब देखिए हमको बिल्कुल वैसे ही ये समझ लो कि इन दोनों का हमें पूंछ पकड़ के ऐसा खींच देना है। ठीक है। इनका हमें पूंछ पकड़ के क्या करना है, खींच देना है। अगर हम खींचते हुए चलें तो देखें एक कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। दिख रहा है आपको। तो हम देखें यहाँ पर यहीं से काउंट करें, जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करें। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या कहाँ था, ये 4 है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये 7 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 है, ये 7। इसी को हमने खींच दिया, यहाँ से हम पूंछ पकड़े और उसको सीधा कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। हमको पूंछ पकड़ के सीधा करते भी बनना चाहिए, है ना। तो अब हमने 7, अब फिर हम यहीं पकड़ेंगे, इसी पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा रूट वर्ड क्या है। 7 कार्बन है यानी कि हेप्ट है, हेप्ट। ठीक। हमको दिख रहा है सभी जगह कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बंध है, यानी सफिक्स हो जाएगा एन, सफिक्स हो जाएगा एन। अब हमको ये देखना है कि कहाँ पे साइड ब्रांच निकली हुई है। ठीक है। साइड ब्रांच अब हम देख लें, पहले हम काउंट कर लें। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो हमको सबसे पहले आपको मैं पुरानी जो है नियम वो याद कराती जाती हूँ। सबसे पहले हमें एक लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा, फिर हमें उसका अंकन करना होगा। अंकन हम वहाँ से करें जहाँ से प्रतिस्थापी या साइड ब्रांच पास हो। तो हम देख रहे हैं कहीं से भी करें वो पास है, तो हम कर देते हैं 1 2 3 4, पहले से लिखा है 5 6 और 7। तो 4 पोजीशन पर हो गया, तो हम लिख देंगे 4 मैथिल हेप्टेन। ये इसका नाम हो गया, बन जाएगा 4 मैथिल हेप्टेन। चलिए लिखिए फटाफट, इसको लिखिए। चाहें तो आप इसको पॉज कर लीजिए और पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है। अब हम आगे इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते चलते हैं, इसी तरह से हम नाम लिखते चलते हैं। आज केवल प्रैक्टिस होगी और कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो कुछ कठिन होते हैं, हम उसको देखेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जब जैसे ही एग्ज़ाम में आता है तो बच्चों को घबराहट होने लगती है कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है ना। अब जैसे हमने ये देखे, ये देखो, फिर हम इसी तरह से बनाते जा रहे हैं। ठीक। एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और ऐसे कर दिया जी, ये एक बन गया। दिख रहा है। अब चाहे अगर समझ में आ गया हो तो इसी को पॉज कीजिए और पहले आप बना के देखिए और फिर मिलाइए कि मैं जैसा कर रही हूँ वैसा आपने किया कि नहीं। ठीक है।
अब हम फिर वही काम करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला, अगर इसमें यहाँ पर कार्बन है, दिख रहा है 1 2 3, 3 पर एक है, यहाँ से हम चलें 1 2 3, फिर से 3 पर ही है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो हमको दिख ही रहा है, यही होगा। टोटल हैं कितनी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। नहीं बने तो शुरू में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको हम, अगर नहीं बन रहा है आपसे तो आप शुरू में ऐसा लिख सकते हैं CH3, फिर CH, या H को भी रहने दो, हाँ H को भी रहने दो, केवल कार्बन को हम जोड़ के देखते हैं। ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और ये ऐसा, ऐसा ही है ना। फिर हमने ये ऐसा, ये ऐसा, ये, फिर ये और ये ऐसा कार्बन ले लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। हम अगर लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन भी करते हैं तो भी हम कहीं से भी करें, मान लीजिए इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो हम किसी को भी लंबी कार्बन श्रृंखला में लिख सकते हैं। लिख लिया। अब उसके बाद देखिए आप ये हाइड्रोजन जो है वो लगा लेंगे, क्योंकि मैंने बताई थी हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो बिल्कुल दोस्त हैं, तो वो एक साथ रहते हैं। अब जैसे ये एक बंद है तो यहाँ हम 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे, यहाँ ये 2 बंद हैं तो यहाँ हम 2 लगा लेंगे, कार्बन की 4 संयोजकता। यहाँ 1 2 3 है तो हम 1 लगा लेंगे, यहाँ 1 2 है तो हम यहाँ 2 लगा लेंगे, ये 1 2 है तो फिर से 2 लगा लेंगे, 1 2 3 है तो 1 लगा लेंगे, 1 2 है तो ये 2 लगा लिया, ये 1 है तो यहाँ 3 लगा लिया, इस कार्बन में यहाँ 1 है तो यहाँ 3 लगा लिया, यहाँ पर 1 2 है तो ये 2 लगा लिया, यहाँ पर 1 है तो ये 3 लगा लिया। ये देखो, अब फिर आप अपने दिमाग में इसको पूंछ बना के खींच दीजिए, खींच देंगे। हाँ, अब हम नामांकन शुरू कर रहे हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो हमारी यही है। ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब दिख रहा है आपको कि इसके एक कार्बन पर एक केवल डंडा है, यानी CH3 है, और एक जगह पर इसके 2 यानी ऐसे निकल गए, यानी 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो ये आपको पता है कि जो साइड ब्रांच में निकलेगा वो एल्किल ग्रुप निकलेगा, उस दिन बताई थी पिछले वीडियो में। तो ये एल्किल ग्रुप है, 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप। यहाँ देखो तो ये क्या है, एथिल है, ठीक है, और ऊपर वाला ये क्या है, मैथिल है, ठीक है। अब हमने देखा कि अब हम काउंट करते हैं कि हमें अब अंकन करना है, तो 1 2 3, 1 3 तीसरे नंबर पे है, यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, यहाँ से भी ये तीसरे नंबर पर है, लेकिन 1 3 पर मैथिल जुड़ा है और इस तरफ वाले 3 पर एथिल जुड़ा है। तो अब हमने उस दिन एक और नियम पढ़े थे, अल्फ़ाबेट का नियम, कि यदि कार्बन की जो लंबी चेन है, जो जनक चेन है, हाँ शाखा, यदि उसमें दोनों तरफ से वही सिचुएशन, वही स्थिति पर यदि प्रतिस्थापी है या साइड ब्रांच है, तो हम अब अल्फ़ाबेट का उपयोग करेंगे। और अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आता है, मैथिल बाद में आता है, तो हम अंकन यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये 3 नहीं रहेगा, 6 7 8। आ गई बात समझ में? तो अब हम इस तरह से अंकन तो कर दिए। देखिए अंकन में हमने अल्फ़ाबेट का उपयोग कर दिए,
लेकिन जब नाम लिखना होगा तो 8 है तो हम नाम तो सबसे पहले ऑक्ट लिख देंगे, ऑक्ट, है ना, और एन भी लगा देंगे। हमको दिख रहा है कि सफिक्स एन लगेगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अब यहीं पर देखिए, फिर आपको याद होगा कि हम नाम जब हमने अंकन किया तब हमने इसको प्राथमिकता दी, है ना, और हम नाम में भी इसी को प्राथमिकता देंगे जो ई से पहले आया है। तो हम क्या कर देंगे, अब देखिए तीसरे नंबर पर, यानी 3 एथिल, और यहाँ छठवें पे है मैथिल डैश करके 6 मैथिल। तो इसका नाम बहुत कंजेस्टेड हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ 3 एथिल कॉमा लगा के 6 डैश मैथिल और फिर ऑक्टेन। देखिए आपसे बना कि नहीं, आप थोड़ा सा पॉज करके बनाए थे, देखिए आपसे ये वाला बना कि नहीं बना। बना, ठीक है। अब हम समझ गए कि हमें इस तरह से किस तरह, मतलब कैसे कैसे हमें बनाना है। यदि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हो तो हम बना सकते हैं, यदि ये दिया हो तो हम बना सकते हैं। हर जगह हम क्या करेंगे, हम जो IUPAC के जो 5-6 नियम देखे थे उस नियम को हम फॉलो करेंगे, ठीक। अब फिर देखिए ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ के साथ आपका एक तरीके से कि IUPAC नामांकन का आपका रिवीजन भी चल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम फिर से कोई ऐसे ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लेते हैं। ये हमने लिया, ये, और इसको और हम ऐसे, ठीक है। ये मन से बना रहे हैं, देखिए आपके बुक में बहुत सारे दिए होंगे, हम मन से ही बना के और फिर देख रहे हैं कि क्या हम इसका नामांकन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम लंबी श्रृंखला हमको दिख ही रही है, देखिए लंबी श्रृंखला का चयन आप बहुत अच्छे से सीख गए, इसलिए मैं बार बार उसको नहीं बता रही हूँ। आप जानते हैं कि उसको आड़ा टेढ़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा, सीधा सीधा तो वो हो जाएगा। आप लंबी श्रृंखला का चयन बड़े आराम से कर लेंगे। आज हमारा मेन फोकस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही है, जो इस तरह से दे दे तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। अब हमको दिख रहा है, अब फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ से भी 2 कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है। फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ऐसे ही गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से हमको 8 कार्बन मिल गए हैं। हमने सेम वैसे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया हमने। देख रहे हैं हम यहाँ पर ये इस तरह से डंडा है, तो डंडा भी क्या है, कार्बन है, एंड है ना, तो एंड छोर पे ये कार्बन हो गया। यहाँ पर एक है, ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब हमको इसका अंकन करना है। हमने सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि कहाँ से जो साइड ब्रांचेस हैं वो पास पड़ेगी, ठीक है। और एक जो है मिनिमम सम रूल यानी न्यूनतम योग नियम, ये भी अपन ने पढ़े थे, तो हमको हर नियम को दिमाग में रखते हुए ही फॉलो करना है, ठीक। अब मान लीजिए हम यहाँ से अंकन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पास पड़ रही है, हमने यहाँ से अंकन कर लिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, अब मैं 3 + 3, देखिए 3 पे 2 जुड़े हैं तो 3 + 3, और यहाँ एक 5 है, ये एक
नियम भी हमने पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 5 11। ठीक, यहाँ से भी हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो सिंपल है, यहाँ तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर प्रतिस्थापी ही सही होगा। तो यहाँ पर हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो जहाँ जहाँ साइड ब्रांच है आप देखिए उसका आप सम कर दीजिए। तो 5वें पोजीशन पर एक साइड ब्रांच है। फिर इस ऊपर वाले के अनुसार 6वें पर 2 हैं, यानी 6 + 6, यानी 6 दूनी 12 और 5 17, यानी ये 17। अब मिनिमम सम रूल यानी न्यूनतम योग नियम होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि सभी जो प्रतिस्थापी जुड़े हैं, जिस पोजीशन पर जुड़े हैं, उसका योग हमको ये 11 जो है वो कम है और 17 जो है वो ज़्यादा है। तो हमको कौन सा फॉलो करना होगा, यही वाला फॉलो करना होगा। ठीक है, अब आप नाम लिख दीजिए। नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिख देंगे 3 3, यानी लिख देती हूँ मैं 3 3 और 5 पे भी आपका क्या है, मैथिल, एक एक कार्बन जुड़ा है ना, इसलिए मैथिल। तो हो गया 3 3 5 ट्राई मैथिल। ट्राई मैथिल। रूट वर्ड आपका क्या है, 8, ऑक्ट। ऑक्ट और एन, सफिक्स क्या है, एन। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखें, अगर कोई नहीं लिख पाया है और मैंने जल्दी मिटा दी हूँ तो आप थोड़ा सा वीडियो में बैक चले जाएं और उसके बाद कर लें। अब बच्चों मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम किस तरह से नाम लिखते हैं उसको मैं बताती हूँ। ठीक, अब जैसे देखिए आप, ये इस तरह से कार्बन जा रहा है, ये, और यहाँ पर ऐसा आ गया तो आप तो समझ जाएंगे कि ये मैथिल ग्रुप है। ऐसा आ गया तो भी आप समझ जाएंगे कि ये तो एथिल ग्रुप है। लेकिन यदि ऐसा आ गया, ठीक है, इसको आप 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 4 1 3, ये ऐसा है। अब आपको दिख रहा है कि ये जो साइड ब्रांच है वो नॉर्मल साइड ब्रांच नहीं है। हमको दिख रहा है, हम इसको अगर नाम देना चाहें तो ना तो ये मैथिल एथिल ही आएगा और ना मैथिल ही आएगा, यानी ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। और ऐसा बहुत सारा आपके उसमें भी दिया हुआ है। तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, यानी थोड़ा क्लिष्ट जो है, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड जो है वो प्रतिस्थापी होते हैं, साइड ब्रांच है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो देखिए उसके लिए हमारे पास 2 नियम हैं, 2 तरीका हमारे पास ऐसे को नाम लिखने का। ठीक, एक नाम होता है कि हम साधारण नामांकन करते हैं, और एक होता है कि हम इसका भी IUPAC नामांकन करते हैं। दोनों मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि कई बार ये साधारण नाम, देखिए कई बार होता है, जैसे एसीटोन हो गया, है ना,
तो ये इनके IUPAC नाम उतने नहीं चलन में होते हैं जितने कि एसीटोन के नाम से वो जाना जा रहा है, फॉर्मिक अम्ल के नाम से जाना जा रहा है ना। कोई मीथेनोइक अम्ल नहीं बोलता, फॉर्मिक अम्ल बोलता है, एथेनोइक अम्ल नहीं बोलता, वो बोलता है एसिटिक अम्ल। तो इसी तरह से जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स कुछ आते हैं तो ये साधारण नामांकरण भी चलन में रहते हैं। और IUPAC अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो IUPAC नामांकरण भी चलते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा आप समझाती हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने पुराना नियम फॉलो किया। सबसे पहले हम एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिए, दिख ही रहा है वही है। ठीक, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये जो प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी पर भी हम IUPAC का रूल्स को ही फॉलो कराएंगे। कैसे? जैसे अब हम इसमें भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। चयन कर दिए तो प्रतिस्थापी में भी आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो प्रतिस्थापी के लिए है वो है कि उस कार्बन को हम पहला नाम देते हैं, यानी पहला अंकन करते हैं, जो कि डायरेक्ट जो मूल शाखा है, ये मूल शाखा है, मूल शाखा से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है हम उसको पहला नाम देते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, यानी किसी भी हालत में ये 1 2 3 नहीं होगा, ये होगा 1। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? मूल शाखा से। ये देखिए, इसको मैं बहुत ज़्यादा डार्क कर दे रही हूँ। तो हमने पहला नाम इसका दे दिया। अब उसके बाद इसको आप दूसरा दे दें या इसको दूसरा दे दें, बात एक ही, 2 कार्बन। अब ये प्रतिस्थापी में क्या होगा कि अब ये कार्बन नंबर पहले में CH3 यानी मैथिल जो है वो साइड ब्रांच है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अब हम केवल इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये जो ये निकला हुआ, अभी हम यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? 1 मैथिल पहले नंबर कार्बन से जुड़ा है, 1 मैथिल और 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? इथेन। इथेन। लेकिन हमको मालूम है जो शाखा से जुड़ा है वो इथेन नहीं होता, एल्किल होता है, तो ये हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। बात आ गई समझ में? एक बार फिर से रिपीट करूं तो रिपीट कर देती हूँ। देखिए, हमने देखा कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट, कुछ प्रतिस्थापी ऐसे हैं जो ना तो इथेन है, ना मीथेन है, ना प्रोपेन है, ना ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटिल, सॉरी, ना मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी नहीं है, पर हैं इसमें 3 कार्बन, लेकिन इसको हम बोल नहीं सकते क्या है। तो हम क्या करेंगे कि जिस कार्बन, यानी ये क्या है आपका जनक शाखा है ना, पेरेंट ब्रांच है। अब इसमें से जो कार्बन डायरेक्ट जो रूट वर्ड वाले उससे जुड़ा हुआ है उसको हमें पहला अंक देना है, और उसके बाद आप उसको तीसरा अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक कहीं भी दे सकते हैं, और उसमें फिर आप शाखा निकाल सकते हैं। अभी मैं इसको करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर 1 2 2 हो गया, ये इसको हम तीसरा नहीं देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी हो जाएगा। ठीक है, तो एक पहले कार्बन पर ये है तो ये हो जाएगा 1 मैथिल एथिल। ठीक, तो हम नाम भी ऐसे ही देंगे। हम नाम कैसे देंगे? ये साइड ब्रांच है तो हम इसको नाम देंगे। किस पोजीशन पर है? 1 2 3 4, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अंकन कर दिए। अब हमने देखा 4th पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर हमारा साइड ब्रांच है, हमने लिख दिया 4th पोजीशन, डैश कर दिया। अब ये पूरे को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जो हमने वहाँ लिखा है 1 मैथिल एथिल।
1 मेथिल एथिल, और इस ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। 4 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? 1 मेथिल एथिल, और उसके बाद है ऑक्टेन। ये देखिए, समझिए इसको, बहुत आराम से समझिए। 1 मेथिल एथिल, 1 पोजीशन पर मेथिल है, 2 कार्बन की सबसे लंबी शाखा है, तो हमने ये एथिल हो गया, इस पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो ये हो गया 4। और मुख्य शाखा के किस नंबर पे ये जुड़ा है? चौथे नंबर पे जुड़ा है, इसलिए हो गया 4। फिर ब्रैकेट लगाइए, 1 मेथिल एथिल ऑक्टेन। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऐसे मिलेंगे। ठीक, अब हम देखिए, ये अपने नाम लिख लिया। अब मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि हम साधारण नाम, जो कि चल रहा है साधारण नाम, उसको भी समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम बात करें उसकी, इसको मिटा दूं क्या? अब आप लोगों ने तो नोट कर ही लिया होगा, इसलिए हम इसको मिटाते हैं, है ना। देखो, ये साइड ब्रांच, ये मेन शाखा चल रही है, और उस पे आपकी ये साइड ब्रांच, ये मेन शाखा चल रही कार्बन की, इस पे साइड ब्रांच ऐसा जुड़ा हुआ है। यदि ये साइड ब्रांच इस तरह से है, एक उदाहरण समझिएगा। ठीक है, ये सीधी 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 साइड ब्रांच है एकदम, यानी ये कार्बन की मुख्य शाखा है, इस पे साइड ब्रांच ये निकला हुआ है। तो इसको हम साधारण रूप में, साधारण जब नामांकरण करते हैं तो हम इसको बोलते हैं N 1 2 3 4 N ब्यूटेन। आ रही है बात समझ में? यानी कि यदि मान लीजिए यहाँ से एक CH2 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 और CH3, ठीक है। अगर ये ऐसा जुड़ा होता तो हम सामान्य नाम में बोलते, हम सामान्य नाम में क्या बोलते? 4 नॉर्मल या N ब्यूटिल। हालांकि हम N नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट बोलते 4 ब्यूटिल ऑक्टेन। पर आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर शाखा, यदि कार्बन बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है तो हम उसको नॉर्मल या N ब्यूटेन कहते हैं, और अब हम इसको ब्यूटिल, क्योंकि ये शाखा से जुड़ा है। ठीक, यदि यही मेन शाखा, अब हम इसको कट, ये दूसरी मेन शाखा, ये चल रही यहाँ पे मेन शाखा, यदि इस तरह से जुड़ा हो, एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, ये और ये, देखिए। ठीक, तो अब इसमें हमने देखा कि है 1 2 3 4, यानी ब्यूटिल ग्रुप ही है। तो IUPAC में तो हम बड़े आराम से लिख देते थे, हम IUPAC में इसको क्या लिख देंगे कि पहले नंबर, यानी हम इसको ब्रैकेट बनाएंगे और लिख देंगे कि 1 मेथिल 1 2 3 प्रोपिल। देखो बच्चों, ध्यान से इसको समझना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमने IUPAC में क्या लिखे? 1 पे ये मैथिल ग्रुप है, तो 1 आपको मैंने बताई थी, जो मेन चेन, मेन शाखा से जुड़ा रहता है उसको हमको पहला ही नाम देना रहता है, और उसके बाद उसकी सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लो, 2 3, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब 1 दे दिए, 2 और 3, यानी ये है प्रोपिल। लेकिन पहले नंबर कार्बन पर फिर एक शाखा है, क्या शाखा है? मैथिल।
तो 1 मेथिल प्रोपिल। आ गई बात समझ में। लेकिन जब हम साधारण रूप से देखते हैं, साधारण नामांकरण में, तो जब जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो, यदि वो एक और शाखा से निकल जाए उसमें, तो हम इसको बोलते हैं आइसो। आइसो। और यहाँ पर हम सबसे लंबी श्रृंखला नहीं चुनते, हम कहते हैं आइसो। और जितनी कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हम आइसो, अब हम यहाँ बोल देते हैं ब्यूटिल। आइसो ब्यूटिल। और जो भी मुख्य शाखा का होगा वो हम लगा देंगे। ठीक, अभी 1-2 प्रैक्टिस करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं प्रैक्टिस कर लीजिए, यहीं प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि यहाँ ऐसा हो, ये CH3, ये CH2, ये CH3, 1 2 3 और ये 4, ऐसे हो गया। तो वही, अगर हमको इसका नाम लिखना है तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। IUPAC नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, ये पूरा जो साइड ब्रांच में निकला हुआ है, साइड ब्रांच में जो निकला है हम इसको देख लेंगे। इसको डब्बा बना देती हूँ मैं, और फिर हम देखते हैं। हमारा ये पहले नंबर का कार्बन होगा, हम बिल्कुल सेम वैसे ही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर अंकन करेंगे। लेकिन यहाँ जो मेन इम्पॉर्टेंट है, वो अंकन हमें हर हाल में वही करना होगा जो मेन ब्रांच से निकला है। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो हम कैसे करेंगे, फिर वही कि किस नंबर पर है, मुख्य शाखा के किस नंबर पे साइड ब्रांच निकला है, 4 पर। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसको ब्रैकेट लगा लिए, और हमने देखा कि पहले नंबर कार्बन पर मैथिल जुड़ा है, तो यहाँ हम बोलेंगे 1 मैथिल। 1 मैथिल, कितने कार्बन हैं, 3, 1 मैथिल प्रोपिल, ब्रैकेट बंद। ये पूरी कहानी किसकी हो गई, शाखा की। 1 मैथिल प्रोपिल, और कितने कार्बन हैं, 8 हैं, सारे के सारे सैचुरेटेड हैं, है ना, संतृप्त हैं, तो ऑक्टेन, ये नाम हो गया। बात समझ में आई, ये IUPAC का ये नाम हो गया। लेकिन यही हमको यदि साधारण नाम देना है, तो आप देखिए यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ये मुख्य शाखा चल रही है, ये मुख्य शाखा चल रही है, ये कार्बन, ये पहला कार्बन, यहाँ से फिर एक सीधा सीधा गया, ये गया है, और लेकिन यहाँ पर एक आ गया, यानी वो कार्बन पुनः ब्रांच्ड है। तो हम कैसा करेंगे, किस पोजीशन पर है मुख्य शाखा के, 4थे नंबर पर। और अब हम 1 मैथिल प्रोपिल नहीं लिख के हमको वही ये लिखना, नॉर्मल, आइसो, नियो, ऐसा लिखना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, आइसो। आइसो। और कौन सा है, कौन सा, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, हमको उसमें दिखाना पड़ेगा कि पूरे कितने कार्बन है। हमको यहाँ आपका प्रोपिल हो गया, लेकिन यहाँ पर आपके पूरे चारों कार्बन को ही बताएंगे। तो आइसो ब्यूटिल ऑक्टेन, ये बात समझ में आई। ऐसा क्या हो गया, 4 आइसो ब्यूटिल ऑक्टेन। ठीक, ये साधारण। लेकिन नामांकरण ऐसा चलता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स वाले जो आपके प्रैक्टिस में भी है, अभ्यास में भी है, कि अगर इस तरह से दिया है तो ये ऐसा नाम नहीं लिख के कई बार आइसो भी लिखा है। इसलिए हमको दोनों की जानकारी होनी चाहिए। हमको IUPAC, ये किसके आधार पर है, IUPAC के आधार पर, और ये किसके आधार पर है, साधारण के आधार पर, साधारण नामांकन। एक और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये कार्बन, और यहाँ एक कार्बन और हो गया, यहाँ एक कार्बन और हो गया, यहाँ एक कार्बन और हो गया। ठीक है, अब ये तीनों जगह, यानी ये जो मेन शाखा से जुड़ी हुई थी,
ये मेन शाखा है। ये मेन शाखा से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो दोनों तरफ या कह लो तीनों तरफ ब्रांच है इसके। ठीक, तो अब हम इसको आइसो न लिख के क्या लिखते हैं, नियो, नियो, नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल। ठीक है, और ये नियो ब्यूटिल उसका साधारण नाम हो जाएगा। और IUPAC नाम में हम क्या करेंगे, फिर वही, इसको आपको पहला नाम देना होगा, इसको दूसरा दे सकते हैं, इसको दूसरा दे सकते हैं, किसी को भी आप दूसरा दे सकते हैं। ये दूसरा नाम दे दिए तो आप क्या बोलेंगे, आप साधारण नाम तो आपने नियो दे दिया, IUPAC में आप क्या देंगे, 1,1, दोनों तरफ 1,1 दोनों तरफ है, तो 1,1 डाई मैथिल एथिल, 1,1 डाई मैथिल एथिल। तो इस तरह से इसका अब नियो ब्यूटिल भी, और IUPAC में ये IUPAC वाला है, IUPAC वाला, ये 1,1 देखो 1 ये डायरेक्ट जो जुड़ा है 1,1 डाई मैथिल एथिल। हम इसको यहाँ करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये कार्बन, ये यहाँ CH3, यहाँ से CH3 और यहाँ से भी CH3। ठीक, अब ये हो गया। अब इसका हम नामांकरण करेंगे तो वही, सबसे पहले लंबी शाखा का हमने चयन किए, चयन करने के बाद साइड ब्रांच देखे। साइड ब्रांच में क्या है, साइड ब्रांच में आपको इसको पहला नाम देना होगा, कहीं भी 2 दे दीजिए, इधर से देंगे तो ये दूसरा है, इधर से देंगे दूसरा है, इधर से देंगे दूसरा है, ये दूसरा दे दिया हमने। ठीक है, और इसको अब हम अलग से कोष्टक में नामांकरण करते हैं। तो वही चौथे पोजीशन पे जुड़ा है, 4th पोजीशन पर, और अब फिर आप ब्रैकेट लगा लीजिए। और क्या कर दिया है उसने, 1 पर 1,1 डाई मैथिल, 1,1 डाई मैथिल, 1,1 डाई मैथिल एथिल, 2 कार्बन वाला है मेन मुख्य शाखा एथिल, और आगे इसी के आगे यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ ऑक्टेन। तो समझ में आया। देखिए ये कठिन है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आज मैंने आगे ना पढ़ाते हुए आज मैंने प्रैक्टिस का ही सेशन रखी हूँ कि भाई ठीक है, हमको IUPAC नामांकन बनना भी चाहिए और फिर पूरी हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ जाएं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलिए इसमें भी कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हम करते हैं, आबंध रेखा स्ट्रक्चर में। जैसे ये, चलो पॉज करके करो इसको। 1 2 3 4 5, इधर से काउंट 1 2 3 4 5, कहीं से भी करिए, ये 5वें नंबर पर। ठीक है, 5वें नंबर पर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया, कौन सा हो गया, आइसो। इसका पूंछ पकड़ के हम सीधा कर देंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो। आइसो किस पोजीशन पर, 5 पोजीशन पर, तो ये हो गया आइसो। कितने कार्बन हैं, 1 2 3, आइसो प्रोपिल। टोटल कितने कार्बन हैं, 1 2 3। तो मैंने बताई थी साधारण नाम में हमको जितने कार्बन है उतने सबको काउंट करना पड़ता है, तो आइसो प्रोपिल हो गया। टोटल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब सिंगल बॉन्ड है, तो आइसोप्रोपिल नोनेन। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हमको करना पड़ता है।
और ये कॉम्प्लेक्स वाला है, आपने पहले सिंपल वाला समझे थे, अब ये कॉम्प्लेक्स वाला है, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। और अब वही मैं आपको कुछ और उदाहरण दे देती हूँ। इस उदाहरण को आप अपनी कॉपी में करके रखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपसे बन गया या कहाँ कौन सी दिक्कत है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, हम उदाहरण बहुत सिंपल सिंपल उदाहरण देते हैं। चलिए, ये तो चल ही रहा है, ये लो, ये एक उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण एकदम सिंपल सिंपल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये लो, सिंपल है। तीसरा, ये लो, ठीक है। चौथा, ये उदाहरण आप बताइए और बताइए कि मुझे कमेंट करके कि ये बना आपसे या नहीं बना, नहीं बना तो क्या दिक्कत हुई। ये तो ठीक है बच्चों, ये 4 आप होमवर्क कीजिए और होमवर्क में आप करके बताइए मुझे कि बना कि नहीं बना। तो फिर ठीक है, आज की पढ़ाई इतनी। मैं अब फिर वही बात बोलूँगी, अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और उसके बाद क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको पढ़ाई कैसी लग रही है। बाय।